नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यह बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है वो बच्चा अच्छा स्कोर लाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करिए, हम क्वेश्चन को रट ले पास हो जाए। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको लगेगा 4 के 4 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होता है। और सीटेट का एग्जाम देते समय एक चीज़ अपने दिमाग में आप हर समय रखिएगा, इसमें जो सर्वे सर्वा होता है वह बच्चा होता है। कहने का तात्पर्य है जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जिस जो भी ऑप्शन बच्चे के खिलाफ ऑप्शन होंगे वह ऑप्शन आपके गलत होंगे। आप जो पढ़ा रहे हैं वह गलत, आप गलती कर सकते हैं, आपका विद्यालय गलती कर सकता है, आप जो टीएलएम इस्तेमाल करते हैं वह गलती हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह क्या है? छोटा बच्चा है। इसलिए बच्चे के फेवर में जो ऑप्शन हो वह आपके पॉजिटिव हैं, बच्चे के फेवर में जो ऑप्शन नहीं है वही आपके निगेटिव हैं। दोस्तों आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह सीटेट का पेपर 2 है, जो कि 7 फरवरी 2023 में आपका जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी के और साइंस के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें हिंदी में आप जानते होंगे हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं। ये 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इस चैनल पे आपको सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, हम सब गद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें गद्यांश पद्यांश 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं। गद्यांश दिया गया है, इससे पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वही करेंगे, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे हैं लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण को शोर शराबे से युक्त कर दिया है। प्रश्न है कि इस मारक रोग से कैसे बचा जाए। वैज्ञानिक इसके लिए अनेक वर्षों से चिंतित हैं। इसमें इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। यदि कल कारखानाओं में, उद्योगशालाओं में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण अथवा विषैली गैस बीच में ही शोषित हो सके, तो प्रदूषण रुक सकता है। वाहनों के धुआं निकासी यंत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनमें अनावश्यक कार्बन बीच में ही रोका जा सके। कल कारखानाओं से निकलने वाले अपद्रवों को नदियों में न मिलाया जाए, बल्कि उनका पुनः शोधन करके अपद्रव्यों से अपद्रव्यों से मुक्त करके जल को भूगर्भ में डाला जाए। चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि धुआं नीचे न आ सके। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का काटना निषिद्ध है। देखिए यह जो गद्यांश है किस पे फोकस कर रहा है? यह पर्यावरण पे फोकस कर रहा है। हम सब जो कल कारखानों से धुएं निकलते हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है उस पे फोकस कर रहा है। नदियों से जो पानी, नदियों में जो पानी जाता है उस पे फोकस कर रहा है। हमको वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, इस पे फोकस कर रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं। कोलाहल का कारण नहीं है। कोलाहल का कारण इसमें बताया गया ना कि ध्वनि जो कंपनियों से जो ध्वनि आती है वह कोलाहल का कारण है। तो ऑप्शन इसमें जो समझते हैं कौन नहीं है, जो नहीं है वह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लोग हैं, ध्वनि यंत्र है, वाहन है, पशु पक्षी हैं। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पशु पक्षी हैं। कोलाहल का कारण पशु पक्षी हैं। देखिए एक होता है कोई चीज़ एक लिमिटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना। जो पशु पक्षी होती हैं एक मधुर शोर करती हैं, लेकिन आपका जो वाहन होता है, ध्वनि यंत्र होते हैं, लोग हैं, इनका शोर बहुत तीव्र होता है, इसलिए यह नुकसानदायक होते हैं। इन पक्षियों का शोर वह जो है मधुर होता है। इसलिए ऑप्शन कोलाहल का कारण क्या नहीं है? कोलाहल का कारण आपका पशु पक्षी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। देखिए, आपको समझना है वायु प्रदूषण होता किससे है। आपके दिमाग में आएगा वायु प्रदूषण बहुत चीज़ों से हो सकता है, जैसे कल कारखानों बंद कर दी जाए। उपाय आपको बताना है। गए देखिए, आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन सही है, कर दीजिए, एकदम जड़ से ही समस्या खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों और भी चीज़ों पर तो प्रभाव पड़ेगा। आपको ऐसे विकल्प की तरफ नहीं जाना है, आपको विकल्प को खोजना है कि दोनों चीज़ चलता रहे। आप यह नहीं कर सकते बंद काल खारों में बंद कर दें। सेकंड है गैस निकासी चिमनी बंद कर दी जाए, चिमनी में वायु अवशोषित हो जाए, या फिर चिमनी में ही गैस अवशोषित हो जाए। यह ऑप्शन इसमें फोर्थ सही होगा। तो दोस्तों हानिकारक गैस है वह चिमनी में ही अवशोषित कर लिए जाएं, बाकी जो शुद्ध हवा है उसे ऊपर भेज दीजिए, और चिमनी इतनी ऊपर हो कि फिर वह वापस जमीन पर न आए। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव। दोस्तों जो वाहन से धुआं निकलता है दोस्तों, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। सबके लिए हानिकारक होता है, केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है, केवल पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, सबके लिए हानिकारक नहीं होता है। आपको पता होगा जो वाहन होता है दोस्तों, वाहन से जो धुआं निकलता है ये सबको प्रभावित करता है। ऐसा नहीं सिर्फ मानव पे ही प्रभाव डाल रहा है, मानव पे डालता है, पेड़ों पे डालता है, पक्षियों पे डालता है, जानवरों पे डालता है, ये सभी पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्त का उपाय बताइए। इस प्रकार से गद्यांश में बताया गया है कि जल प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। ऑप्शन है संशोधन, पुनः संशोधन, एकत्रीकरण, जल संशोधन। इसमें जैसे गद्यांश में बताया गया था ना कि हम सब पुनः संशोधन करके उसे जो है ऑप्शन सेकंड से ही होगा, जल को हम एकत्रित करें, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे अलग कर दें, और जो शुद्ध जल हो जाएगा उसे हम नदी में छोड़ दें। शुद्ध जल मतलब पीने लायक नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो नुकसानदायक चीजें रहेंगी उन सबको छान लिया जाएगा। ऑप्शन इसलिए पुनः संशोधन ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चिमनी इतनी ऊंची हो कि दोस्तों क्या होना चाहिए, आपको बताया था चिमनी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि धुआं फिर वापस ना आ पाए जमीन पे, धुआं वहां तक पहुंच ना सके, धुआं अवशोषित हो जाए, धुआं नीचे ना आ सके, धुआं अपना असर खो दे। आप कहेंगे यही होगा, धुआं नीचे न आ सके। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गद्यांश की मुख्य चिंता क्या है दोस्तों। गद्यांश की जो चिंता है किस पे फोकस है। गद्यांश का जो फोकस है प्रदूषण पे है, वायु प्रदूषण पे है, ध्वनि प्रदूषण पे है, जल प्रदूषण पे है। जो गद्यांश का फोकस है वह आपका प्रदूषण पे है। वह गद्यांश में कहा गया है, वायु प्रदूषण पे को भी कहा गया है, ध्वनि प्रदूषण को भी कहा गया है, जल प्रदूषण को भी कहा गया है। इसलिए आप प्रदूषण जब नाम लेंगे तो प्रदूषण में यह सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वायु की बात की जाए या फिर ध्वनि की बात की जाए, जल की बात की जाए, तब यह अलग अलग होते हैं। लेकिन जब प्रदूषण की बात किया जाता है तो प्रदूषण फर्स्ट है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। व्यवस्थित का विग्रह बताइए। देखिए ग्रामर के कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछे जाते, इसमें ग्रामर के आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी पद्यांश में ही मिल जाते हैं। हाईएस्ट अभी तक 4 पूछा जाता है, 5 मानिए 5 के ग्रामर क्वेश्चन मिल सकते हैं। कभी कभी 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, यही आंकड़ा देखने को मिलता है। व्यवस्थित का विग्रह बताना है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित प्लस है, सेकंड है व्यवस्था प्लस इत, थर्ड ऑप्शन है व्यवस्था प्लस इत, लास्ट ऑप्शन है व्यय प्लस स्थित। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व्यवस्थित का विग्रह होगा व्यवस्था प्लस इत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। ग्रामर का यह दूसरा क्वेश्चन है। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अनावश्यक कार्बन, मारक रोग, विषैली गैसें, शोर शराबा। तो विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही होगा, शोर शराबा। दोस्तों यह विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिंतित में प्रत्यय है। देखिए ग्रामर का यह तीसरा क्वेश्चन है। चिंतित में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, या फिर त प्रत्यय है। ठीक है, एक होता उपसर्ग, एक होता प्रत्यय। इसको आप जानते रहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। चिंतित, इत उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो चिंतित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय होगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हम सब जो गद्यांश से क्वेश्चन बने थे उसको कवर कर लिए। अब हम सब जो आपके ध्यान से क्वेश्चन बने हुए हैं उसको समझते हैं, उससे क्वेश्चन जो बना है उसको सॉल्व करते हैं। पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। ये भाइयों सोए सोए बहुत अब तो उठो, जागो अहो।
देखा जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। देखिए इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि सफलता की बात कर रहे हैं, आलस्य को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो और आगे पढ़ रहे हैं, कुछ पार है क्या, क्या समय उलट फेर ना हो चुके, अभी सजग होगे ना क्या, सर्वस्व तो ही खो चुके हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, पर वीर बनकर अपना अपना विध्वन बाधाएं हरो। यह तो दोस्तों उपद्यांश हो गया। अब इसे जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम सब समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो निरर्थक दिन बिता रहा है उन्हें आप क्या कहेंगे। जो कुछ काम नहीं कर रहा है, रूम पे ही बैठा ही है, घर पे बैठा है, तो उसे आप क्या कहेंगे। वीर समान कहेंगे, सजग पूर्ण कहेंगे, आलसी कहेंगे, मृतक समान कहेंगे। पद्यांश में उसे किस प्रकार से इंडिकेट किया गया है, उसे दोस्तों मृतक के समान कहा गया है कि तो आज जो निरर्थक है, जो कोई काम कर नहीं रहा है, वह एक मृतक के समान है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। देखिए जो पद्यांश में बताया गया हमको उसी हिसाब से बताना है, अपने हिसाब से नहीं बताना है कि हम हमारे हिसाब से यह सही होगा। हमारे हिसाब से यह सही होगा पेडागोजी में चलता है, ना कि आपके इस पद्यांश में चलेगा। कविता का प्रेरणा स्वर क्या है दोस्तों। कविता का प्रेरणा स्वर, पहला ऑप्शन है कर्मशीलता सजगता, सेकंड ऑप्शन है सजगता, युद्धरत रहना, थर्ड है युद्धरत रहना, आलसी, या फिर आलस से सजगता। आप कहेंगे इसमें किसकी बात किया जा रहा है, आलस को त्यागने की बात किया जा रहा है था, और इन्हीं सबकी। तो जब हम आलस को त्यागेंगे तभी तो हम कर्मशीलता में होंगे, सजगता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कविता का प्रेरणा स्वर क्या है, हमको कर्मशील बनना है और सजग बनना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कवि ने मनुष्य को किस तरह किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है। ऑप्शन है पहला वीरतापूर्ण, वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करना, सेकंड है अपने इष्ट के चरणों में सर्वस्व देना, थर्ड है सोना छोड़कर युद्धरत रहना, या फिर दुश्मन के प्रति धैर्य से व्यवहार करना। इसमें जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन जो सही हो जाएगा फर्स्ट सही होगा, वीरता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करना। पद्यांश से किस पे फोकस है, ऑप्शन फर्स्ट पे फोकस है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं उठो जागो प्रतीक है दोस्तों, किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए उलट फेर करना, सेकंड है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, थर्ड है सोकर जल्दी बिस्तर छोड़ देना, लास्ट है सर्वस्व होना और धैर्य धारण करना। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही है, स्वतंत्र के लिए आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संसार को कहकर संबोधित किया है, क्या क्या है, युद्ध विजयी, धैर्यधारी, युद्ध क्षेत्र, या फिर स्मारक स्थल। इसमें जो सही हो जाएगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड सही है, युद्ध क्षेत्र। संसार को युद्ध क्षेत्र कहकर संबोधित किया है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है दोस्तों। आलस से, आलसे है, सजग है, वीर है। आप कहेंगे आलस, इसमें जो शब्द आपका भिन्न है उसे बताना है। तो आलस से, आलसी, सजग, वीर। देखिए आलस यह भिन्न है, आलसी होना, सजग होना, वीर होना, यह किसी आदमी या कोई आदमी यह कर सकता है कि बहुत आलसी है, सजग है, वीर है, लेकिन आलस क्या है, आलस इस सभी से भिन्न है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम सब पेडागोजी के जो आपके 15 क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं, उसको कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थी की भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा। क्या मिलने पे, बच्चे पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधनों से, सेकंड है सहज लेखन और वाचन के बौद्धिक तरीकों से, थर्ड है जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके, लास्ट है कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहाँ पुस्तक रखकर। देखिए जिसे जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, इसमें सही क्या हो सकते हैं। बच्चे के फेवर में कौन सा ऑप्शन है, बच्चे के फेवर में ऑप्शन सेकंड है, सहज लेखन और वाचन बौद्धिक तरीके से बच्चा लिख सकता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है, कैसे पढ़ाया जाए।
आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे? क्या दोस्तों व्याकरण, अंजना जो है व्याकरण पढ़ाने के लिए चिंतित है कि हम कैसे पढ़ाएं, अब कौन सा तरीका है वो व्याकरण पढ़ा सकती है? पहला ऑप्शन है व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं, इसे व्याख्या करना। सेकंड है प्रभावी विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। थर्ड है यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो उसे सबसे पहले व्याख्यान करना। लास्ट है व्याकरण की भूमिका का महत्व का वर्णन करना। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही होगा। प्रभावी विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। सबसे पहले आप बच्चों को पूछिए, बच्चे से इंगेज होइए, बच्चों के बारे में जानिए, फिर धीरे धीरे उसे इंटरेक्ट करके फिर पढ़ाना है। तो ऑप्शन इसलिए सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है पहला प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। सेकंड सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। थर्ड है पाठ्य पुस्तकें अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए शिक्षार्थियों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। लास्ट है सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें जो धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए सामग्री को, ऑप्शन सेकंड सही होगा। समझो हमारी सामग्री हो, सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही पहले ही बच्चों को बहुत हाई लेवल का स्तर दे दीजिए, तो उसे धीरे धीरे उसके स्तर पर लाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अध्यापक विद्यार्थियों को गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रति प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? पहले क्या करें, पहले गलतियों का विश्लेषण करते हैं, फिर उनके प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं। यह क्या कहलाएगा? सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण, चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, यह उपचारात्मक शिक्षण होगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए। सेकंड है शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों लेने के लिए स्वच्छंद हो। थर्ड है शिक्षार्थी रचनात्मक के लिए स्वच्छंद हो। लास्ट है लिखने की स्वच्छंदता हो। में किसकी बात कर रहे हैं? मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या होगा? मुक्त लेखन का जो मुख्य लाभ होगा, ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही हो, शिक्षार्थी रचनात्मक के लिए स्वच्छंद हो। दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? दोस्तों किसके कार्य? व्याकरण के कार्य। पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। सेकंड है जीवन उन्मुख होने चाहिए। थर्ड है नियमों पर केंद्रित होने चाहिए। लास्ट है स्मृति आधारित होने चाहिए। व्याकरण के जो कार्य हैं वह किस पे होने चाहिए? ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। किस पे होने चाहिए दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है? दोस्तों किसके बात करें? भाषा अधिगम की बात करें। विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है। सेकंड है विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता है। थर्ड है विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। लास्ट है भाषा अधिगम विशेष सामग्री और वित्रांतरों के आधार पर होनी चाहिए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के विषय वस्तु भाषा अधिगम है। जितने हमारे हम भाषा अधिगम क्या होता है? जो चीज़ अधिगम मतलब होता है जो चीज़ हम कुछ सीखते हैं, और भाषा अधिगम मतलब किसमें कौन सा आएगा? सभी प्रकार के जितने भी विषय वस्तु हैं वह आपका अधिगम तो ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? ऑप्शन है पहला व्याकरण नियमों के ड्रिल और अभ्यास द्वारा। सेकंड है नियमित रूप से श्रुत लेख द्वारा। थर्ड है कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। लास्ट है शब्द भंडारण का संवर्धन करके। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया। कहानियों के चयन हेतु इस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन देखिए नहीं पूछा गया, नहीं अगर पूछा गया तो आपको यह देखना होगा जो ऑप्शन गलत है। नहीं ऑप्शन थोड़ा सा आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि पता रहे कहाँ इसमें हमको नहीं बताना है, गलत बताना है।
ऑप्शन है ये विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। सेकंड है ये विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट है चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है। चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए, यह नहीं है दोस्तों, यही आपका गलत है और गलत ही आपका राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर उसे भारत की पृष्ठभूमि से पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, बाकी अदर पुस्तक नहीं देना चाहिए, तो ऐसा ऐसा नहीं कहना है। इसलिए यही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता अपने संज्ञानात्मक स्तर के एक श्रेणी ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है, यह किससे मेल खाता है? ऑप्शन है बोधगम्य निवेश, सेकंड ऑप्शन है बोधगम्य उत्पाद, थर्ड है मॉनिटर परिकल्पना, लास्ट है स्वाभाविक क्रम। अब इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, बोधगम्य निवेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, बोधगम्य निवेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? ऑप्शन है पहला भाषा एकीकरण, सेकंड है भाषा अर्जन, थर्ड है भाषा बोधगम्यता, लास्ट है भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसकी बात करें? निदानात्मक परीक्षणों की बात करें तो ऑप्शन है पहला उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, सेकंड है विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों की उपयुक्तता का आकलन करना, थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता का परीक्षण लेना, लास्ट है भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है, उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप से प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, इसे हस्तलेखन वर्तनी विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है, यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन है पहला संयोजन कहलाएगा, प्रतिलेखन कहलाएगा, मुक्त हस्तलेखन कहलाएगा, लास्ट है लेखन के बारे में लिखना कहलाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन कहलाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रतिलेखन कहलाएगा। साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? किसकी बात करें? साझा पठन की बात करें। ऑप्शन है पहला आपने जिस पाठ्य सामग्री पुस्तक पढ़ा है कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना, सेकंड है सस्वर पठन करना विद्यार्थियों में अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए कहना, लास्ट थर्ड है पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, लास्ट है पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक अध्यापिका संज्ञा समझने के लिए पहले उदाहरण देती है फिर उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है क्या कर रही है दोस्तों, पहले अध्यापक संज्ञा समझाने के लिए उदाहरण दे रही है, पहले उदाहरण देती है फिर उसकी परिभाषा बताती है। मतलब कोई चीज़ पहले हम उसके बारे में कुछ उदाहरण बता दें, जो चीज़ बता रहे हैं उसका चित्र दिखा दें, फिर हम इसकी परिभाषा बताएं। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, ये आपकी जो कही जाएगी दोस्तों यह आगमनात्मक विधि कही जाएगी। जो हम सूत्र से पहले बताएं फिर तब उदाहरण दें तो यह आपका निगमनात्मक कहलाएगा, लेकिन जब हम पहले उदाहरण देते हैं फिर उसकी परिभाषा बताते हैं तो यह आपका आगमनात्मक विधि कही जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों 7 फरवरी 2023 में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन पेपर हिंदी के 30 क्वेश्चन कवर किए। बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, उनका मानना होता है कि हिंदी को हम लास्ट में कर लेंगे, लेकिन फिर वही बच्चे कहते हैं कि हमारा हिंदी तो आ रहा था लेकिन छूट गया। इसलिए हिंदी को आप अच्छे से तैयार करिए, हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह क्लास में ही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों